वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और ये हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसे मैंने एक सिंगल वीडियो में अपलोड करके मल्टीपल वीडियोस में अपलोड किया है, ताकि इसे आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना दोनों ही आसान रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इससे पहले एक बात, इस वीडियो में और आने वाली सभी वीडियोज़ में हम आर्टिकल्स को उसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे जिस सीक्वेंस में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। यानी कि हम आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल नंबर 395 तक जाएंगे, या फिर कह सकते हैं हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 22 वहां तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? तो हमारे पास पार्ट 1 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3। तो आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 का टाइटल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब ये आर्टिकल हमें दो चीजें बताता है। एक, हमारे कंट्री का नाम क्या होगा। तो ये बताता है हमारे कंट्री के दो नाम होंगे, इंडिया और भारत, एक मॉडर्न नेम और एक ट्रेडिशनल नेम। दूसरी चीज हमें ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है उसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है स्टेट्स, दूसरी है यूटी और तीसरी है टेरिटरीज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्वायर इन फ्यूचर। तो ये दो चीजें हमें आर्टिकल नंबर 1 बताता है। ये तो रही आर्टिकल नंबर 1 की बात। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 2 की ओर। आर्टिकल नंबर 2 क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इसे समझते हैं। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा लैंड पार्ट जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था पर अब इंडिया का पार्ट बन गया है, तो उस लैंड पार्ट को अगर इंडिया में मिलाया जाएगा तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिलाया जाएगा, या फिर उस लैंड पार्ट को इंडिया का कोई स्टेट बनाया जाएगा तो उसे स्टेट आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। उसे स्टेट बनाने का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 2 के अंदर है। अब इस बात को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको बेटर समझ आएगा ये। सपोज कल को यूएसए अपना कुछ पार्ट इंडिया को गिफ्ट कर देता है, तो वो कैसा लैंड हुआ? वो वैसा लैंड हुआ जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था पर अब इंडिया का पार्ट बन गया है। तो अगर उस पार्ट को हम इंडिया का कोई स्टेट बनाते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। या फिर कल को इंडिया किसी कंट्री का कुछ पार्ट खरीद लेता है या फिर उसे लीज पे ले लेता है। फॉर एग्जांपल, कल को इंडिया बांग्लादेश से बांग्लादेश का कुछ पार्ट खरीद लेता है, तो वो जो नया पार्ट इंडिया के अंदर जुड़ा है उसको इंडिया का स्टेट बनाया जाएगा आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये कहता है अगर आप एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि दो स्टेट को मिला के एक नया स्टेट बना दिया या एक स्टेट को तोड़ के दो नए स्टेट बना दिए, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ ही छेड़छाड़ करके कोई नया स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होगा। उसका प्रोविजन इसके अंदर है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश टूट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टूट गया, ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हुआ है? ये हुआ है आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। और साथ ही इसमें एक बात और कही गई है कि अगर किसी स्टेट का आप एरिया चेंज करते हैं, उसका एरिया बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या फिर उसकी बाउंड्री चेंज करते हैं, या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज करते हैं, तो वो भी आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही होगा। उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है। तो आई होप आर्टिकल नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 2 में तो ऐसे पार्ट की बात की जाती है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था पर अब बन गया, तो उसे स्टेट इसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ ही छेड़छाड़ करके कोई नया स्टेट बनाया जाता है तो आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये तो बात रही पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 है आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। ये सारे ही आर्टिकल्स सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अब आप देख रहे होंगे मैंने स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स के टाइटल नहीं लिखे हुए हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है इतना डिटेल में जानने की, बस आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ पार्ट 2 के अंदर क्या है, किस आर्टिकल के अंदर क्या है। अब ये देखिए जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर क्या मेंशन है, इनके अंदर ना वो क्राइटेरिया मेंशन है कि अगर ये क्राइटेरिया कोई फुलफिल करता है ना तो उसे हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे, या फिर यानी कि मतलब हम उसे हम इंडिया का सिटीजन बना देंगे। तो इन्होंने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उन चारों कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए हैं अलग अलग आर्टिकल में। तो हम उन चारों कैटेगरीज के लिए क्या आर्टिकल हैं वो देखते हैं और वो चारों कैटेगरीज क्या हैं। अब आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 हमारी पहली कैटेगरी से रिलेटेड है। ये कैटेगरी किन लोगों की है?
ऐसे लोग जो इंडिया में पैदा हुए और उनके पास इंडिया में पैदा होने का सर्टिफिकेट भी है, उन लोगों को किस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया आर्टिकल नंबर 5 के अंदर मेंशन्ड है। तो कैटेगरी 1 के लोगों के लिए क्राइटेरिया है आर्टिकल नंबर 5। अब कैटेगरी 2 के जो लोग हैं उनके लिए क्राइटेरिया है आर्टिकल नंबर 6 में। कैटेगरी 2 में कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं, उनको किस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया आर्टिकल नंबर 6 के अंदर है। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी, उसका क्राइटेरिया मेंशन है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है जो पहले तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में उन्हें पसंद नहीं आया, फेवरेबल कंडीशन नहीं लगी, फिर वो पाकिस्तान से दोबारा माइग्रेट होकर इंडिया आए, यानी कि पहले इंडिया से पाकिस्तान गए फिर दोबारा पाकिस्तान से वापस इंडिया आए। तो ऐसे लोगों को किस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया मेंशन है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। अब आते हैं हम चौथी कैटेगरी के लोग, जिनके लिए क्राइटेरिया आर्टिकल नंबर 8 में मेंशन है। वो इस कैटेगरी के लोग हैं जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के पर रहते कहीं बाहर हैं, मतलब है तो इंडियन पर रहे अभी यूएसए में रहे हैं। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के इन बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया मेंशन है आर्टिकल नंबर 8 के अंदर। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि 4 कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया और चारों कैटेगरी के प्रोविजन हमने पढ़ लिए हैं। 5 में फर्स्ट था, 6 में सेकंड, 7 में थर्ड और 8 में फोर्थ कैटेगरी। तो अब ये आर्टिकल नंबर 9, 10 और 11 में क्या है, इन्हें भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 9 अगर आसान भाषा में समझाऊं मैं तो ये बस सिंपली ये कहता है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, यानी कि आप किसी दो देश के सिटीजन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के सिटीजन भी हैं और साथ ही अमेरिका के सिटीजन भी हैं। आपको दूसरे देश की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी अगर आपको इंडियन सिटीजन रहना है। अगर आपने वॉलंटरी किसी और देश की सिटीजनशिप ली, सपोज आपने यूएसए की सिटीजनशिप ली वॉलंटरीली, तो हम ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे। तो इसको समराइज करें तो बस यही कहता है कि ये ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है इंडिया में। आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, किसी और कंट्री के हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता दोनों कंट्रीज के एक ही साथ सिटीजन हो आप। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जो आपकी सिटीजनशिप हमने आपको दी है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इसे आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस को हमें टाइम टू टाइम रिन्यू कराने की जरूरत होती है, ऐसा सिटीजनशिप के केस में नहीं है। अगर आप आज इंडिया के सिटीजन बन गए हैं, आपको हमने सिटीजनशिप दे दी है, तो इस सिटीजनशिप की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इसे बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 11 में। आर्टिकल नंबर 11 थोड़ा सा अलग है इनसे। वो कैसे? ये जो हमने प्रोविजन आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 और 8 में पढ़े उन चारों कैटेगरीज के लिए, ये प्रोविजन आज की डेट में अप्लाई नहीं होते हैं। ये कब के हैं? 26 जनवरी 1950, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस दिन कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा वो इन आर्टिकल्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। ये क्राइटेरिया आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। आज की डेट में कौन इंडिया का सिटीजन होगा वो इन 5 आर्टिकल्स के बेसिस, इन 4 आर्टिकल के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे हम। उसकी जिम्मेदारी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्लियामेंट को दी। तो यही चीज आर्टिकल नंबर 11 के अंदर मेंशन है कि आगे जो भी लॉज बनेंगे सिटीजनशिप को रिलेटेड, वो पार्लियामेंट बनाएगा। ये चीज आर्टिकल नंबर 11 के अंदर मेंशन है और पार्लियामेंट ने बनाए भी। हमारा जो पहला सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 में आया और फिर इसे टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है। अब जो हमारा लेटेस्ट है हमारे पास इसके लिए अमेंडमेंट, वो है सिटीजनशिप एक्ट 2019। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है, इस पर मैंने लिखा नहीं है, मैं वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ आपको। पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। पार्ट थर्ड में आते हैं आर्टिकल 12 से 35, यानी कि 12 से 35। ये सभी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब इन आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम आगे के पार्ट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 44, 49 और 50। अब इन्हें देखते हैं एक एक करके। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ये कहता है अगर कोई लॉ बनेगा तो सबके लिए समान होगा, चाहे वो इंसान गरीब हो चाहे अमीर। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग होगी, वो सबके लिए समान होगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 44। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 49 पर। आर्टिकल नंबर 49 में ये लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये कहता है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इनको प्रोटेक्ट करके रखे, यानी कि अगर आज की डेट में जो हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन मिल रही है,
और गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन दे रही है वो आर्टिकल नंबर 49 की वजह से दे रही है। ये प्रोविजन आर्टिकल नंबर 49 के अंदर है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 50। ये क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कहता है जो जुडिशरी बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, ये अलग अलग रह के काम करेंगे। ये बात आर्टिकल नंबर 50 कहता है और ऐसा होना जरूरी भी है। तो ये 3 आर्टिकल थे इसमें आर्टिकल नंबर 44 और 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 4A पर। ये किससे रिलेटेड है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। तो 51 आर्टिकल नंबर 51A किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज से। ये मैंने लिखा नहीं है, ये मैं आपको वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ। और फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। अभी सिर्फ आर्टिकल्स कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसके बारे में ही उतना ही पढ़ेंगे। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और इसके अंदर एक ऐसा सेक्शन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड लगभग सारे ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने जितने भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सारे लिख दिए हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें। तो सबसे पहला आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 52। ये है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये टाइटल है आर्टिकल का और इसके अंदर लिखा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स प्रेसिडेंट की पोस्ट का प्रोविजन इस आर्टिकल के अंदर है। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट है आर्टिकल नंबर 52 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 53 पर। आर्टिकल नंबर 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होगी। दूसरी बात जो ये कहता है, एक और बात कहता है वो ये कहता है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो सुप्रीम कमांड है वो भी प्रेसिडेंट के हाथों में होगी। तो ये दोनों बातें कहता है आर्टिकल नंबर 53। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 54 पर। आर्टिकल नंबर 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा, यानी कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट होगा, इस चीज का प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 54। प्लस साथ साथ हमें ये भी बताता है कि उस इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है। तो उसमें लोकसभा के मेंबर्स वोट कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स वोट कर सकते हैं और स्टेट असेंबलीज के लोग वोट कर सकते हैं। तो 3 जगह के लोग यहाँ वोट कर सकते हैं और इन तीनों में भी ना, इन तीनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। जैसे कि राज्यसभा में 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, ऐसे ही लोकसभा में 2 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं और सारे स्टेट असेंबलीज में एक मेंबर गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड हो सकता है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो ये तो कहानी थी आर्टिकल नंबर 54 की। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 54 में तो था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 55 में है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से होगा उनका इलेक्शन, क्या प्रोसेस रहेगा वो इसके अंदर मेंशन्ड है। जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, ये सब चीजें आर्टिकल नंबर 55 के अंदर मेंशन्ड है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये बताता है कि प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होगा। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 57। ये कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ये कहता है पुराने प्रेसिडेंट जो है हमारे वो दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे वो नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोबारा खड़े हो सकते हैं, जितने भी पुराने प्रेसिडेंट्स हैं वो दोबारा खड़े हो सकते हैं। कितनी बार खड़े हो सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम खड़े हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का, पहले रह चुके हैं उसके बाद भी लड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अनलिमिटेड टाइम्स। एक व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम बन सकता है, जितनी बार वो जीतेगा उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। पर ऐसा केस यूएसए में नहीं है। यूएसए में एक इंसान सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, जैसे कि हमने बाराक ओबामा के केस में देखा, वो सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बने थे, थर्ड टाइम वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। अब आर्टिकल नंबर 58 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ये बताता है जो कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 58 में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 60। ये क्या है?
ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो आप क्या शपथ लेंगे, वो शपथ वर्ड टू वर्ड इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि ये आप बोलेंगे शपथ में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 61 पर। आर्टिकल नंबर 61 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटाने का। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर दिया गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको सीट से हटाने का जो प्रोविजन है वो इसके अंदर है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? आर्टिकल नंबर 72 में पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किसी की सजा को कम करने का, इवन किसी की डेथ पेनल्टी भी माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, यानी कि पार्डन पावर जो है प्रेसिडेंट की, ये आर्टिकल नंबर 72 के अंदर मेंशन है। अब एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 123। इसमें क्या है? ये आर्टिकल देखा जाए तो इस आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट की पावर है ना, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की। इसमें क्या है? इसमें है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है जो प्रेसिडेंट द्वारा लाया जाता है, पर इसकी कंडीशन होती है कि वो कब लाया जाता है, जब या तो दोनों ही हाउसेस सेशन में ना हो या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो, तब जो कानून लाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्योंकि अगर दोनों ही हाउसेस नहीं है सेशन में तो कहाँ से नया लॉ बनेगा, कहाँ से बिल आएगा, कहाँ से एक्ट बनेगा वो। और अगर एक भी नहीं और अगर कोई सिर्फ एक ही हाउस सेशन में है तो भी कुछ नहीं हो सकता है, दोनों हाउसेस का होना जरूरी है। तो ऐसे केसेस में अगर प्रेसिडेंट कोई लॉ लाते हैं तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये बहुत बड़ी पावर है जिसका मिसयूज भी किया जा सकता है और कभी कभी होता भी है। तो हमने ये समझ लिया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो है आर्टिकल नंबर 123 में, और ऑर्डिनेंस होता क्या है हमने ये भी समझ लिया। पर ये पावर दी क्यों गई है प्रेसिडेंट को? ये पावर प्रेसिडेंट को इसलिए दी गई है, सपोज कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन प्रेसिडेंट साहब के सामने आ जाती है जिसके लिए अर्जेंट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, उस सिचुएशन के लिए हमने प्रेसिडेंट साहब को ये पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अब एक और बात, ये जो ऑर्डिनेंस होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होती है। ये लॉ बन तो गया, सेम इफेक्ट के साथ बनता है, बाकी जो एक्ट पास होते हैं उतना ही इफेक्ट होता है इसका, पर इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं है। इसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होती है, मैक्सिमम 6 मंथ की वैलिडिटी हो सकती है इसकी। इसमें क्या केस है एग्जैक्टली वो ये है कि ये कब लाया जाता है? जब कोई हाउस सेशन में ना हो तभी लाया जाता है। तो इसकी वैलिडिटी भी तब तक होती है कि जब तक नया सेशन स्टार्ट ना हो। जैसे ही कोई हाउसेस दोबारा सेशन में आएंगे इसकी वैलिडिटी खत्म होने लगेगी। तो और जो हमारे सेशंस हैं पार्लियामेंट के, उनके अंदर मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी भी 6 मंथ की है। अब जब हाउसेस हमारे सेशन में आ गए तब क्या होता है? जैसे ही हमारे हाउसेस सेशन में आए तब अगर हाउसेस ने 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे कुछ डिसीजन नहीं लिया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और ले लिया तो ठीक है, फिर तो ये बन ही गया हमारा एक्ट। तो ये तो था हमारा ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी टाइम किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो सारे आर्टिकल्स थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और ये सारे ही आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ऑर्डिनेंस आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा। ऑर्डिनेंस पावर बहुत बड़ी पावर है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताने को हैं। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें कंपैरेटिवली कम आर्टिकल्स हैं, ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 63। उसका टाइटल है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 63 में है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 64। ये आर्टिकल इनफैक्ट 63 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 64 ज्यादा पूछा जाता है। 64 क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसिको
चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। ये कहता है कि जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ना, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आर्टिकल नंबर 64। तो ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। वो क्यों होंगे? वो बस इसी वजह से होंगे क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, उस पोस्ट की वजह से है वो। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल नंबर 69 है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो क्या शपथ लेंगे, वो शपथ वर्ड टू वर्ड मेंशन्ड है इस आर्टिकल के अंदर कि ये आपको शपथ में बोलना है। तो ये आर्टिकल थे, ये यही बस ये 3 ही आर्टिकल थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ऑल्दो आर्टिकल्स तो और भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट के से थे, इलेक्शन का भी है, टर्म का भी है, पर वो कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर से एक आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगभग यही पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, आर्टिकल नंबर 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। इसमें क्या है? इसमें यह लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा, तो हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इस आर्टिकल के अंदर है। दूसरा, इसमें यह भी मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट को बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करना होगा, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। दूसरी चीज इसके अंदर ये मेंशन्ड है। और तीसरी चीज इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? इसकी स्ट्रेंथ होगी, जो हमारा लोकसभा है ना, उसकी 15% से कम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या फिर उसके 15% के बराबर। तो ये सब चीजें हैं आर्टिकल नंबर 75। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आर्टिकल नंबर 75 के अंदर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पोस्ट है वो आर्टिकल नंबर 75 के अंदर प्रेजेंट है। तो इसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना, बाकी चीजें आप बेशक भूल जाइए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट है हमारे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया और एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ये 2 पोस्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो आर्टिकल नंबर 76 है ये रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 76 में है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? और हाँ, सिर्फ आर्टिकल नंबर 76 इसके अंदर सिर्फ इनकी पोस्ट मेंशन नहीं है, इनकी और भी बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये भी मेंशन है, और इनके कुछ राइट्स भी मेंशन है इसके अंदर। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल नंबर 76 के अंदर है। अब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये होते कौन है, इनकी बात कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर। ठीक है, और अगर कल को कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस करता है ना, तो उनके बिहाफ पे केस यही लड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। और इन्हें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया का दर्जा भी दिया गया है, यानी कि ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी चीजें मेंशन है इसमें। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है ना, वो सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 2 और बातें बता देता हूं। एक तो पोस्ट हो गई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है। 2 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये दोनों ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उनके कामों में असिस्ट करते हैं। अब इन दोनों पोस्ट के लिए कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारे के वेणुगोपाल, और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता। विद टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं, तो प्रेजेंटली ये हैं। तो हमारा आर्टिकल नंबर 76 हो गया अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से, और इनसे रिलेटेड जो 2 पोस्ट और थी जो इनको असिस्ट करती है इनके कामों में, वो भी मैंने आपको बता दी, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ये बहुत सिमिलर पोस्ट है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से। अब वो सिमिलैरिटी क्या है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जो लीगल एडवाइजर हैं उन्हें हम कहते हैं एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। यानी कि सारे स्टेट्स के पास एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। तो कितने होते होंगे ये टोटल? जितने हमारे स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, तो 28 ही एडवोकेट जनरल होते होंगे। तो इसके बारे में आपको बता ही दिया कि कौन होते हैं। ये होते हैं हमारे लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट्स, यानी कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पे कोई केस करते हैं तो उनके बिहाफ पे जो कोर्ट में उनका केस लड़ेंगे वो होंगे एडवोकेट जनरल।
अब दो चीज़ें और इनके, एक चीज़ और इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट, ये जो अटॉर्नी जनरल है इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो एडवोकेट जनरल है इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब आगे देखते हैं, आगे हैं पार्लियामेंट से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। तो पहला इंपॉर्टेंट जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 79। इसका टाइटल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है, सबसे पहली बात तो ये कहता है कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 79 की बात कर रहे हैं हम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसमें पहली बात ये कही गई है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, यानी कि भारत में एक पार्लियामेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये भी बताता है कि उस पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे। तो ये बताते हैं कि उस पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेज होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताता है और कॉम्पोजिशन के बारे में भी बताता है पार्लियामेंट के, कि पार्लियामेंट होगा और उसमें ये 3 चीजें होंगी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 का टाइटल है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है ये, कि इसके अंदर 12 जो मेंबर्स हैं वो तो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड हो सकते हैं, और 238 मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो यूटीज और स्टेट से आएंगे। करंटली 233 मेंबर हैं, मैक्सिमम 238 हो सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल नंबर 81 है कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट, सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि हाउस ऑफ पीपल का क्या कॉम्पोजिशन होगा ये इसके अंदर मेंशन है। मतलब इसमें ये मेंशन है कि मैक्सिमम 230 इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं स्टेट से और 20 इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं यूटी से, और भी कुछ कुछ चीजें मेंशन है, मेनली ये मेंशन है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 83। आर्टिकल नंबर 83 है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इन दोनों ही हाउसेज की क्या ड्यूरेशन होगी ये आर्टिकल नंबर 83 के अंदर मेंशन है। तो उसमें मेंशन है लोकसभा जो है उसकी तो उसका टर्म तो होगा 5 साल का, और जो राज्यसभा है उसका टर्म होगा 6 साल का। साथ में ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, इसके बस 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, पर कंप्लीटली डिसॉल्व कभी नहीं होता है। पर लोकसभा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, 5 साल बाद टोटली न्यू लोकसभा बनती है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो जो मेंबर हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, तो इन दोनों ही हाउसेज के मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये इसके अंदर मेंशन है। जैसे कि उनमें से एक चीज ये मेंशन है कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 89 पर, द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि हमारा राज्यसभा है, उनके चेयरमैन और उनके डेप्टी चेयरमैन की जो पोस्ट है उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 89 में है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 93, द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। तो जो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं और जो डेप्टी स्पीकर होते हैं उनकी पोस्ट का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 93 के अंदर है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 99, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। इसमें क्या है, जो दोनों हाउसेज के मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा, ये पोस्ट पे आने के बाद क्या शपथ लेंगे वो इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बिल्स पर। ये बिल्स का जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझना पड़ेगा, फिर हम इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी इसमें सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और ये हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ तक डिस्कस कर लिया था, और हमें डिस्कस करना था फिर उसके बाद बिल्स। तो इस वीडियो में हम बिल्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इन आर्टिकल्स पर जाने से पहले हम बिल्स कितने टाइप के होते हैं ये जान लेते हैं। हमारे पास टोटल 4 टाइप के बिल्स होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये टोटल 4 टाइप के बिल्स होते हैं हमारे पास, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब ये जान लिया है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 107 जो कि हमारा पहला आर्टिकल है बिल से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 107 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 107 में क्या लिखा गया है, प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स।
आर्टिकल नंबर 7 में इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोविजन होगा बिल को, और उसे हाउसेज में पास कराने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये सब मेंशन है इसके अंदर। हालांकि सभी बिल्स के लिए मेंशन नहीं है, वो हमें आगे पता चलेगा। ये जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल नंबर 107, ये मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 1 पर अप्लाई नहीं होते हैं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर अप्लाई होते हैं। ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2 पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल नंबर 108। ये है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। ये हाउसेज की जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है। जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड हम बातें भी जान लेते हैं। ये तो जान लिया कि 108 है रिलेटेड जॉइंट सिटिंग से आर्टिकल। अब जॉइंट सिटिंग के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, जॉइंट सिटिंग को कौन बुला सकता है? जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। दूसरी बात, जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेज को लीड कौन करता है? दोनों हाउसेज को जॉइंट सिटिंग में स्पीकर ऑफ द लोकसभा लीड करते हैं। दो बातें ये हो गई कि बुला कौन सकता है और लीड कौन करता है। अब तीसरी बात, जॉइंट सिटिंग कब बुलाई जाएगी? क्या ऐसा केस हुआ कि हमें जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी? तो 3 ऐसे केसेस हैं जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ये ध्यान सुनिएगा, जॉइंट सिटिंग सिर्फ 3 केसेस में बुलाई जा सकती है। अब उन तीनों केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला केस, एक हाउस ने बिल को पास कर दिया पर दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने तो पास कर दिया पर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। उस केस में जॉइंट सिटिंग बुला सकती है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया पर लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया। तो पहला केस तो ये हो गया, एक हाउस ने पास किया बिल को पर दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा क्या केस है जिसमें जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? एक हाउस ने बिल को पास कर दिया और दूसरे हाउस के पास भेज दिया, पर दूसरा हाउस कहता है नहीं, हमें इनमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, कुछ ये चीज़ें, और उसने उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दी, उस बिल में कुछ अमेंडमेंट कर दी, और फिर अमेंडमेंट करने के बाद उस बिल को वापस पहले वाले हाउस के पास भेजा और उस हाउस ने फिर उन अमेंडमेंट्स की हुए बिल को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने कोई बिल पास किया और पास करके राज्यसभा के पास भेज दिया, पर राज्यसभा ने कहा नहीं, इसमें हमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, इसलिए हम इसे अमेंड कर देते हैं, और राज्यसभा ने उस बिल को अमेंड कर दिया और अमेंड करके वापस से लोकसभा के पास भेज दिया पास करने के लिए। पर उस टाइम फिर लोकसभा ने मना कर दिया कि जो आपने चेंजेस किए हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस में भी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा केस जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तीसरा केस, लास्ट केस जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, वो ये है कि एक हाउस ने बिल को पास कर दिया, दूसरे हाउस के पास भेज दिया, पर 6 महीने तक वो हाउस उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेता है। ऐसे केस में भी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल, लोकसभा ने बिल पास किया और राज्यसभा के पास भेज दिया, पर राज्यसभा ने 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो ऐसे केस में भी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ये 3 केसेस हो गए जिस केस में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अब जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट हम देख चुके हैं, कौन बुला सकता है, कौन लीड करता है, कब कब बुलाई जा सकती है, और चौथा एक और है कि ये जो जॉइंट सिटिंग है ना, हमारे पास 4 टाइप के बिल हैं टोटल, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल। ये ना सिर्फ फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जा सकती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ये नहीं बुलाई जाती है। वो क्यों नहीं बुलाई जाती है वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो ये बुलाई जाती है सिर्फ फाइनेंशियल बिल्स के रिलेटेड या फिर ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जाती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिलेशन में ये नहीं बुलाई जाती है। उसका मैं अभी बता ही देता हूँ। मनी बिल के केस में उसे इसलिए नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि मनी बिल के केस में ना लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में। तो राज्यसभा अगर उसे रिजेक्ट भी कर देना तो भी वो पास हो जाता है, तो वहाँ पे इसको बुलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जब एक हाउस के रिजेक्ट करने के बाद भी पास हो जाएगा तो फिर जॉइंट सिटिंग को बुलाने की रिक्वायरमेंट ही क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्यों नहीं बुलाई जा सकती है? क्योंकि वहाँ पे दोनों ही हाउसेस से बिल अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं पास होता है। तो वहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बनता जॉइंट सेटिंग बुलाने का। तो जॉइंट सेटिंग सिर्फ फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जा सकती है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं बुलाई जा सकती। तो ये 4 बातें हैं जॉइंट सेटिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमने 2 आर्टिकल कर लिए हैं, 107 और 108। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 109। आर्टिकल नंबर 109 क्या कहता है? स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। ये कहता है
कि हमने आर्टिकल नंबर 7 में देख तो लिया था कि प्रोसीजर थे बिल्स को पास करने के, पर जो मनी बिल है ना, इसको पास करने का प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल से अलग होता है। तो इसके लिए ना स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है, और जो स्पेशल प्रोसीजर है इसे पास करने का, वो आर्टिकल नंबर 109 में लिखा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या स्पेशल है प्रोसीजर में। इसमें यह है कि जो मनी बिल है ना, उसको हम इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मतलब पहले वो लोकसभा में ही आएगा और उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले उसे हम राज्यसभा में ले आए और फिर लोकसभा में भेज दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज तो ये होगा कि इंट्रोडक्शन उसका लोकसभा में ही होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके प्रोसीजर में ये स्पेशल है। बाकी ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में आप प्रेजेंट कर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इसे नहीं कर सकते, इसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरी चीज, अब लोकसभा में आ गया ये, और लोकसभा ने इसे पास कर दिया। अब क्या होगा, ये जाएगा राज्यसभा के पास। अब जब ये राज्यसभा के पास चला गया, राज्यसभा ना इसके साथ सिर्फ दो ही काम कर सकता है, या तो इसे पास कर सकता है या फिर इस पर रिकमेंडेशन दे। वो इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो ना ही इसे अमेंड कर सकता है। यानी कि राज्यसभा के पास मनी बिल को ना ही अमेंड करने की पावर होती है, ना ही रिजेक्ट करने की पावर होती है। वो या तो इसे पास करेगा या इस पर रिकमेंडेशन देगा। और इन दोनों में से कोई भी काम अगर नहीं करता है वो 14 दिन तक, तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है, दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो जाता है। और अगर इन 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दे दी, रिकमेंडेशन देने पर फिर वो लोकसभा के पास आता है, तब भी लोकसभा की मर्जी है कि वो उन रिकमेंडेशन को लोकसभा माने या ना माने। मान लेगा तो ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में बिल पास हो जाएगा, ना माने तो ओरिजिनल फॉर्म में भी बिल को पास कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर पावर होती है। सारी पावर ऑलमोस्ट लोकसभा के पास ही होती है। तो ये तो रही मनी बिल की बात। इसमें दो ही चीजें ध्यान रखने की हैं कि इंट्रोडक्शन कहाँ होगा, लोकसभा में, और जो राज्यसभा के केस में ये 14 डेज वाला जो केस है, इसे ध्यान रख देते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 110। ये रिलेटेड है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। इस आर्टिकल के अंदर किस बिल को मनी बिल कहेंगे ये लिखा हुआ है। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स मेंशन है कि अगर ये इसमें इनमें से कोई पॉइंट उसके बिल के अंदर है तो उसे मनी बिल कहा जाएगा, वरना उसे मनी बिल नहीं कहा जाएगा। तो इन शॉर्ट मनी बिल की क्या डेफिनेशन है वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। एक और चीज इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, वो ये है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं ये डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यानी कि अगर कंफ्यूजन है कि बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इसका डिसीजन किसके हाथ में होगा, लोकसभा के स्पीकर के पास। तो कोई मनी बिल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर द्वारा। और इसमें एक चीज और मेंशन्ड है, थर्ड पॉइंट, वो ये है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए। जब लोकसभा के स्पीकर, जब लोकसभा से मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, उससे पहले लोकसभा के स्पीकर को सर्टिफाई करके देना होता है कि इट इज अ मनी बिल, और फिर भेजा जाता है आगे वो। तो ये तीन बातें थी मनी बिल से रिलेटेड। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 117। आर्टिकल नंबर 117 क्या है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 टाइप के बिल होते हैं, ये आ गया तीसरे टाइप का बिल। जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2। ये दोनों ही टाइप के फाइनेंशियल बिल्स आर्टिकल नंबर 117 के अंदर है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 आर्टिकल नंबर 117 के क्लॉज 1 में है, और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2 आर्टिकल नंबर 117 के क्लॉज 3 के अंदर प्रेजेंट है। तो फाइनेंशियल बिल्स जो है हमारे आर्टिकल नंबर 117 में है। अब जो हमारा लास्ट और फोर्थ टाइप का बिल बच गया वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 368 में, कि इसको कैसे पास किया जाएगा, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये सब रिलेटेड है इसके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर एक और चीज मेंशन्ड है कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम अमेंड करते हैं ना टाइम टू टाइम, ये अमेंड करने का जो प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ये चीज भी आर्टिकल नंबर 368 के अंदर मेंशन्ड है। तो ये हो गया हमारा बिल्स का सेक्शन समाप्त, कि 4 टाइप के बिल होते हैं, चारों से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक बजट, या फिर थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में कहें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 112 है बजट से रिलेटेड। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बजट नाम का शब्द कहीं नहीं मिलेगा। वहां क्या लिखा मिलेगा,
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आर्टिकल नंबर 112 है इसका टाइटल है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट तो एक लेमैन टर्म हो गया, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपसे सीधा सवाल आएगा आर्टिकल नंबर 112 में क्या है, तो वो रिलेटेड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि बजट से। तो बजट के बारे में थोड़ी बातें और जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमारे काम आ सकती हैं। वो ये है कि बजट होता क्या है, पहले तो यही जान लेते हैं बजट होता क्या है। ये जो हमारा बजट क्या होता है, बजट ना एक समरी हो सकती है या फिर एक स्टेटमेंट कह दीजिए। किस चीज़ की समरी, जो आने वाले ईयर का एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसकी समरी, यानी आने वाले ईयर में सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है और सरकार के द्वारा कितना खर्चा किया जाएगा, इसका एस्टिमेट होता है बजट। और ये आने वाले ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अगर आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी 2022 में कोई बजट पेश कर रहे हैं ना, तो बजट पेश कर रहे हैं 22-23 के लिए, यानी कि मार्च 2022 से मार्च 2023 के लिए। तो दूसरी बात जो बजट से इम्पोर्टेंट, बजट के से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 1924, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे, 1924 से पहले जो है वो जनरल बिल और रेलवे जनरल बजट और रेलवे बजट अलग नहीं होता था। ये 1924 में इनको अलग किया गया, यानी कि 1924 से जनरल बजट अलग आने लगा और रेलवे बजट अलग आने लगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उस टाइम रेलवे बजट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता था, बहुत बड़ा अमाउंट होता था, तो अच्छी हैंडलिंग के लिए उसको अलग कर देना ही ठीक था। तो 1924 ये इसमें क्या हुआ था, इस ईयर में इसमें रेलवे बजट को अलग किया गया था जनरल बजट से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहला रेलवे बजट है वो 1924 में पेश किया गया था। तो ये ऐसा ही चलता रहा, देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी ऐसे ही चलता रहा, रेलवे बजट आता था हर साल और जनरल बजट भी आता था। पर ये लास्ट कब तक चला, 2016 तक। 2016 में लास्ट रेलवे बजट आया था, उसके बाद रेलवे बजट और जनरल बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया। 2017 में जो हमने प्रेजेंट किया बजट, उसके अंदर एक ही बजट था, जनरल बजट। रेलवे बजट का काम समाप्त कर दिया गया उस टाइम, क्योंकि अब इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। तब सिचुएशन कुछ अलग थी, अब सिचुएशन अलग थी। तो आर्टिकल नंबर 112 से क्या हो गया कि आर्टिकल नंबर 112 है बजट से रिलेटेड। बजट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बातें बता दी हैं, बजट होता क्या है नॉर्मल भाषा में। दूसरा, 1924 में से जनरल बजट और रेलवे बजट अलग हो गए थे, पर लास्ट जो सेपरेट बजट आए थे वो 2016 में आए थे। 2017 में जो बजट पेश गया तब से इनको मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारे बिल्स थे और बजट है, तो ये जो हमने आर्टिकल्स पढ़े ना, ये तो नेशनल लेवल के लिए थे, इनके स्टेट लेवल पे भी ये सब काम होते हैं, तो इनके स्टेट लेवल आर्टिकल्स भी हैं। सिमिलरली बजट के लिए भी एक स्टेट लेवल बजट का आर्टिकल भी है। जैसे कि नेशनल लेवल पे तो आर्टिकल नंबर 112 है, स्टेट लेवल पे इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 202। सिमिलरली जो हमारे बिल्स थे उनसे रिलेटेड भी हैं, जैसे कि जो हमारा जो प्रोविजन और इंट्रोडक्शन वाला था आर्टिकल नंबर 107, उससे सिमिलर जो स्टेट लेवल पे है वो है 196। जो 109 था स्पेशल प्रोसीजर वाला मनी बिल के लिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल है स्टेट लेवल पे 198। मनी बिल जो है 110, उससे रिलेटेड आर्टिकल है स्टेट लेवल में 199। और जो हमारा फाइनेंशियल बिल था 117, उससे रिलेटेड आर्टिकल जो स्टेट लेवल में है वो है 207। तो इन चारों आर्टिकल्स को भी आप ध्यान रखें, बिल से रिलेटेड, और जो एक 202 बजट से रिलेटेड है इसे भी ध्यान रखें, ये भी काम आ सकता है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट्स एंड रिट्स। कोर्ट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है और रिट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है, ये देखते हैं हम। अब देखिए, कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स और हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल, और इनके द्वारा रिलीज की गई रिट से रिलेटेड। तो पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 124। 124 क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये क्या कहता है, ये कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। दूसरी बात, इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा, कि इसमें सीजीआई होगा और बाकी जजेस भी होंगे, ये बात भी इसी में मेंशन्ड है कि एक सीजीआई होगा और 33 अदर जजेस होंगे।
और इन सभी को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनकी रिटायरमेंट की एज भी लिखी है इसके अंदर कि 65 साल इनकी रिटायरमेंट की एज होगी। और एक चीज़ और मेंशन है इस आर्टिकल के अंदर कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन में इसमें ये मेंशन है या तो मिनिमम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों, या फिर मिनिमम 10 साल के लिए ये किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों। ये क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। दो क्राइटेरिया, इनमें से कोई सा भी एक होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है इनकी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, या तो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में। तो ये था आर्टिकल नंबर 124, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 124 ए पर। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, इसमें क्या है, इस कमीशन से, इसमें ये लिखा गया कि ये कमीशन होना चाहिए, यानी इसको बनाना है। दूसरा, इस जो वो कमीशन है इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। अब कॉम्पोजिशन के बारे में बस एक बात जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो होंगे हमारे सीजीआई, वो होंगे एक्स ऑफिस को चेयरमैन, यानी कि वो सीजीआई हैं, उन सिर्फ उस पोस्ट की वजह से यहाँ वो चेयरमैन है। तो ये दो आर्टिकल हो गए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब एक आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट की रिट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 32। जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है वो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है, यानी कि ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट जारी कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट जारी कर सकता है। अभी इस बात पे दोबारा आएंगे हम जब हाई कोर्ट देखेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 214। ये रिलेटेड है हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। ये कहता है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, यही बात कहता है, बस ये इतना। ठीक है, इसके अंदर कॉम्पोजिशन मेंशन नहीं है कि क्या कॉम्पोजिशन होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक ही आर्टिकल में मेंशन था कॉम्पोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट, इसमें सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बात कही है, कॉम्पोजिशन किसी और आर्टिकल में मेंशन है, उसे इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 222। 222 क्या है? ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ये कहता है कि किसी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफर का प्रोविजन है वो इसके अंदर है। और ये ट्रांसफर कौन करेगा? इनके प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 226। ये है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। ये आर्टिकल हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की, यानी कि हाई कोर्ट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट इशू करता है, यानी कि 226। अब इसमें क्या है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के केसेस में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट जारी कर सकता है, पर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के केस में रिट जारी कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब है आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये कहता है कि 2 स्टेट या फिर 2 से ज्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर एक में ही हाई कोर्ट हो, तो कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये प्रोविजन इसके अंदर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है कैग से, CAG। इनकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 144 इनसे रिलेटेड है। इसका टाइटल ही यही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या मेंशन है कि इंडिया में एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होने चाहिए, मतलब CAG की पोस्ट का प्रोविजन इस आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं CAG होते कौन है। ये एक ऐसे इंसान होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को ऑडिट करते हैं। जैसे ऑडिटर की पोस्ट होती है ना, ये ऑडिटर ही है, ये हमारे देश के पहले ऑडिटर हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को जो ऑडिटर ऑडिट करता है वो कैग होते हैं, यानी कि वो चेक करते हैं कि सरकार के लेन देन में कोई घोटाला तो नहीं है, वो काम होता है इनका। तो ये हो गया कैग से रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 148। इनकी पोस्ट का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 148 के अंदर है। अब आ जाते हैं पार्ट 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर। पार्ट 5 बहुत लंबा चल गया था, कोई बात नहीं, आगे वाले पार्ट्स इतने लंबे नहीं हैं, उनमें आर्टिकल्स कम हैं। अब आ जाते हैं हम पार्ट 6 में। जो पहला है वो है गवर्नर। गवर्नर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड, गवर्नर ऑफ स्टेट्स।
ये क्या कहता है, ये बस इतना कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, यानी गवर्नर की पोस्ट आर्टिकल नंबर 153 के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 161। इसका क्या है, ये क्या है, जो जैसे प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर्स थी ना, ऐसे ही गवर्नर के पास भी पार्डन पावर्स हैं, और ये चीज मेंशन है आर्टिकल नंबर 161 में। प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन पावर्स हैं वो कैसे हैं, वो किसमें मेंशन है, आर्टिकल नंबर 72, और जो गवर्नर की पार्डन पावर्स हैं वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 161 में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम चीफ मिनिस्टर से जो रिलेटेड आर्टिकल है। एक आर्टिकल है इंपॉर्टेंट जो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, वो है आर्टिकल नंबर 164। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है कि गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 164 में है। इन अदर वर्ड्स चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आर्टिकल नंबर 164 में है। साथ में इसमें दो तीन और भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारा, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो हमारी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी 15% स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% या उससे कम होनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे स्टेट लेवल पे गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेट लेजिस्लेचर से, वो है आर्टिकल नंबर 168। इसका टाइटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट। ये कहता है कि स्टेट्स में लेजिस्लेचर होना चाहिए, और साथ में ये भी बताता है उसमें कौन कौन होंगे। उसमें होंगे नंबर 1 गवर्नर, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब गवर्नर हर स्टेट में होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है आज की डेट में, वो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आर्टिकल नंबर 168 क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट से रिलेटेड है, यानी कि लेजिस्लेचर होना चाहिए, और इसके अंदर क्या क्या होंगे वो भी मेंशन्ड है कि गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके अंदर एक आर्टिकल मेंशन नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं आपको, आर्टिकल नंबर 169। 169 किससे रिलेटेड है, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि किसी स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या फिर हटानी है, वो आर्टिकल नंबर 169 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 170। आर्टिकल नंबर 170 है कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉम्पोजिशन की बात इसमें कही गई है कि इसमें मिनिमम 60 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम इसके अंदर 500 मेंबर हो सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 171, कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या कॉम्पोजिशन होगा, वो इसके अंदर मेंशन है कि उसके अंदर मिनिमम 40 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं उसके अंदर, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है ना, उसका जो 1/3 है वो उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 172 पर। आर्टिकल नंबर 172 है रिलेटेड ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो हमारे दोनों हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका टर्म क्या होगा, ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है 172 में। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका टर्म है 5 साल का, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका टर्म है 6 साल का। अब अगेन ये राज्यसभा के तरीके, कुछ कुछ राज्यसभा से सिमिलर है कि ये भी एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, पर असेंबली कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड। अब फिर यूनियन टेरिटरीज अगर इस वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, यानी कि पार्ट 3 में लेके आएंगे। थैंक यू। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और ये हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज की 3rd वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्टेट लेजिस्लेचर से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहां तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो हम यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और इनके आगे के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनको डिस्कस करने से पहले हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एक कहानी स्टार्ट होती है 1950 में। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तब यूनियन टेरिटरी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, तब सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स थे। और उस टाइम के जो स्टेट्स थे उनको हमने 4 टाइप के स्टेट में कैटेगराइज कर रखा था।
स्टेट ऑफ टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी, यानी कि यूटी नाम की कोई चीज थी नहीं। फिर यूटीज कब आए? 1956 यानी कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसने जो हमारा पुराना क्लासिफिकेशन था ABCD का, उसको कैंसिल कर दिया और नया कैटेगराइजेशन लेके आए। उसमें सिर्फ दो चीजें थी, स्टेट्स और यूटीज। तो यानी कि यूटी नाम की चीज 1956 यानी कि 1956 में आए, इससे पहले यूटी नाम की कोई चीज थी नहीं। अब दिल्ली का क्या है? दिल्ली पहले टाइप सी स्टेट हुआ करता था, उसके बाद उसे यूटी बनाया गया। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि पहले दिल्ली टाइप सी के स्टेट में था और मोस्टली जो टाइप सी और टाइप डी स्टेट्स थे ना, उन्हीं को यूटी बनाया गया मोस्टली। तो अब जब 1956 में दिल्ली यूटी में कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली अब इसके पास अपनी असेंबली नहीं होगी, पर इससे पहले दिल्ली के पास अपनी असेंबली हुआ करती थी। 1950 में दिल्ली 51 में दिल्ली के पास अपनी असेंबली थी। 1956 से पहले दिल्ली के पास असेंबली हुआ करती थी, पर अब असेंबली नहीं है क्योंकि अब ये यूटी में कन्वर्ट हो गया। यूटी क्या होता है? ऐसा एरिया जो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो अब दिल्ली में कोई असेंबली नहीं होगी। दिल्ली का किसी भी यूटी जो बने थे, किसी के पास भी अपनी असेंबली नहीं थी। अब इससे पहले एक आगे बढ़े, एक चीज और जान लेते हैं, यूटीज बनाए क्यों गए, क्या जरूरत थी? इनको स्टेट में ही मर्ज कर देते या फिर नया स्टेट बना देते? यूटीज बनाने के कई सारे रीजन है, मेनली 3 रीजन है यूटी बनाने के: पॉलिटिकल रीजन, कल्चरल रीजन और स्ट्रैटेजिक रीजन। दिल्ली को यूटी बनाने का एक पॉलिटिकल रीजन है। कल्चरल रीजन भी हो सकता है किसी को यूटी बनाने का, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, उसे हमने यूटी बनाया, हमने उसे महाराष्ट्र में मर्ज नहीं किया, महाराष्ट्र को डोमिनेट नहीं करने दिया वहाँ का कल्चर, क्योंकि वहाँ का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, इसलिए हमने उसे यूटी को कन्वर्ट किया। किसी यूटी को यूटी बनाने का कारण स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इनको हमने यूटी स्ट्रैटेजिक रीजन की वजह से बनाया। यहाँ पे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसिस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल बेसिस है हमारे यहाँ पर, इसलिए हमने इसे यूटी बनाया। किसी स्टेट के साथ ना ही मर्ज किया, ना ही इसे स्टेट बनाया, इसलिए हमने यूटी बनाया। तो हम ये देख चुके हैं कि पहले यूटी नाम की कोई चीज़ थी नहीं, पहले स्टेट्स थे। फिर 1956 में यूटी बने और तब किसी के पास अपनी असेंबली थी नहीं। तो ये असेंबली बनने का असेंबली पर फिर उसके बाद हमने देखा आज कुछ यूटीज़ के पास असेंबलीज हैं। तो ये असेंबली बनने की असेंबलीज देने की स्टार्टिंग कब से हुई? सबसे पहला यूटी जिसे अपनी असेंबली मिली थी वो था पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी था, दिल्ली नहीं था। दिल्ली पहला यूटी नहीं था जिसे अपनी असेंबली मिली, दिल्ली को तो बहुत बाद में मिली पुडुचेरी के। अब पुदुचेरी को कब मिली? इसे मिली 1963 में। 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 आया था, तब पुडुचेरी को अपनी असेंबली मिली। और तब दिल्ली को अपनी असेंबली नहीं मिली। दिल्ली को अपनी असेंबली कब मिली? दिल्ली को असेंबली अपनी बहुत बाद में जाके मिली। दिल्ली को अपनी असेंबली मिली 1991 में। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने दिल्ली को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दी। प्लस इसने एक काम और, दो काम और किए। इसने दिल्ली का नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से चेंज करके एनसीटी ऑफ दिल्ली कर दिया। एक और चीज की इन्होंने ये कहा कि असेंबली तो आपको दे दी गई है, पर इस असेंबली के पास स्टेट लिस्ट के 3 मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट नहीं है। हमारे पास स्टेट लिस्ट की 3 एंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर दिल्ली असेंबली राइट नहीं, लॉ नहीं बना सकती। एंट्री नंबर 1, 2 और 18, मतलब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इससे रिलेटेड कोई लॉ दिल्ली असेंबली नहीं बना सकती। तो असेंबली तो दे दी बट विद लिमिटेड पावर्स। अब ये हमने जान लिया यूटी के बारे में, यूटी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम यूटी से रिलेटेड आर्टिकल्स पर आते हैं। तो यूटी से रिलेटेड जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 239। इसका टाइटल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी यूटी की, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, यानी कि प्रेसिडेंट साहब रूल करेंगे यूटी को। दूसरी चीज क्या मेंशन है? प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे अपने बिहाफ पे वहां रूल करने के लिए। अब इस एडमिनिस्ट्रेटर के अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग यूटी में, कहीं से एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जा सकता है, कहीं से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जा सकता है। तीसरी चीज क्या मेंशन है आर्टिकल 239 में कि प्रेसिडेंट किसी एडजॉइनिंग स्टेट के गवर्नर को भी किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं आर्टिकल नंबर 239 के अंदर। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 239A पर। 239A किससे रिलेटेड है? 239A ही वो आर्टिकल है जिसने पुडुचेरी को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दी। और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसके पास स्टेट लिस्ट के
सारे मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट है, दिल्ली की तरह नहीं है। दिल्ली के पास 3 मैटर पे ऊपर लॉ बनाने का राइट नहीं है। तो 39A ने पुडुचेरी को लेजिस्लेटिव असेंबली दी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 239AA। यही आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पार्ट का। इसका टाइटल है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस। इसमें क्या है, इसमें यही चीज मेंशन है कि इसके दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाएगी। दूसरी बात कि दिल्ली का नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से बदल के एनसीटी ऑफ दिल्ली किया जाएगा। तीसरी बात कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 1, 2 और 18 पर लॉ बनाने का राइट नहीं है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इसके ऊपर आप लॉ नहीं बना सकते। और भी कुछ चीजें हैं, मेन मोटी मोटी यही बातें हैं इसके अंदर। लास्ट आर्टिकल यूटी से रिलेटेड जो है वो है हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। ये बात करता है, यानी आर्टिकल नंबर 241 ये कहता है कि यूटीज को हाई कोर्ट्स मिलने चाहिए। हाई कोर्ट देने का प्रोविजन यूटी को आर्टिकल नंबर 241 में है। तो ये 4 आर्टिकल थे यूटी से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 रिलेटेड है पंचायत से। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मेनली। वैसे तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें लगभग सभी हैं, टाइम मिले तो आपको सारे ही पढ़ लेने चाहिए। हम मोटे मोटे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 243B, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये कहता है पंचायत होनी चाहिए, बस इतनी सी बात कहता है आर्टिकल नंबर 243B। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 243C। ये इसका टाइटल है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत में कौन कौन होगा वो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। फिर है आर्टिकल नंबर 243D, ये रिलेटेड है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि पंचायत में सीट्स का रिजर्वेशन होगा, ये चीज इसके अंदर मेंशन्ड है। किन किन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी, एससीज के लिए, एसटीज के लिए और विमेन, इन 3 लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि विमेन्स के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है। 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है विमेन के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है। अब लास्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 243K। इसमें क्या है, इलेक्शन टू द पंचायत, यानी कि इलेक्शन के लिए पंचायत के लिए इलेक्शन होंगे, ये प्रोविजन इस आर्टिकल के अंदर है। तो ये हो गया हमारे पंचायत की बात, 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 9A, ये रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटीज से। इधर भी वही 4 मुद्दों के ऊपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 4, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, रिजर्वेशन ऑफ सीट और इलेक्शन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है वो है आर्टिकल नंबर 243Q। इसमें यही लिखा है कि मतलब म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। आर्टिकल नंबर 243R में लिखा है कॉम्पोजिशन, यानी कि उसमें कौन कौन होंगे म्युनिसिपैलिटी में। आर्टिकल नंबर 243 के अंदर लिखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि कुछ लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी। इसमें भी वही है, 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होंगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 243ZA। इसमें क्या है, इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि इलेक्शन होंगे वहां। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 12। पार्ट 12 के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 279A। ये किससे रिलेटेड है, ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है ये। इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 279A में ये कहा गया है कि एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा, मतलब उसको बनाने का प्रोविजन इसके अंदर है। प्लस उसका कॉम्पोजिशन भी इसी में बताया गया है कि उसके अंदर कौन कौन होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात उनमें से जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, तो 279A में क्या है, जीएसटी काउंसिल बनाने की बात कही गई है और उसका कॉम्पोजिशन बताया गया। कॉम्पोजिशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही चेयरमैन होंगे जीएसटी काउंसिल के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 280। ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन। इसमें क्या कहा गया है कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, यानी फाइनेंस कमीशन को बनाने का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 280 में है। दूसरी बात, ये इसका कॉम्पोजिशन भी बताता है कि एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर्स होंगे। फिलहाल तक तो यही है। तो आर्टिकल नंबर 280 किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 315। ये किससे रिलेटेड है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सॉरी पार्ट 14 का आर्टिकल नंबर 315 क्या कहता है, ये कहता है
कि सेंट्रल लेवल पे तो यूपीएससी बनाया जाना चाहिए और स्टेट लेवल पे स्टेट पीसीएस बनाया जाना चाहिए। यानी कि यूपीएससी बनाने का प्रोविजन और स्टेट पीसीएस बनाने का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 315 में है, पार्ट नंबर 14 के। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 हमारा इलेक्शन से रिलेटेड है। सारे आर्टिकल्स इसमें इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324 की क्या, ये किससे रिलेटेड है? ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल नंबर 324 में। तो इलेक्शन कमीशन देख लिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 किससे रिलेटेड है? इसमें जितने भी आर्टिकल हैं ये सब रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 330, आर्टिकल 330। इसका टाइटल है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 330 क्या कहता है कि जो हमारा लोकसभा है उसके अंदर एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये बात कहता है आर्टिकल 330। अब आते हैं 331, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। इसके अंदर क्या लिखा है 331 में? इसमें यह लिखा है कि प्रेसिडेंट कोई 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। 331 में ये हो गया। 332, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द काउंसिल। 332 क्या कहता है? जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी स्टेट्स की, उनमें भी रिजर्वेशन होगा एससी और एसटी के लिए, ये बात 332 में कही गई है। अब है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 333। इसमें क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ये भी यही बात कहता है कि जो गवर्नर है स्टेट के, वो किसी एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हमने लोकसभा में देखा कि रिजर्वेशन है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है। सिमिलरली स्टेट असेंबली में भी रिजर्वेशन है और एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे हाउसेस की बात। अब हम आ जाते हैं दूसरी बातों पे, आर्टिकल नंबर 335 पे। आर्टिकल नंबर 335 क्या कहता है? क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। ये जो नौकरी में जो नौकरियां निकलती हैं इसमें रिजर्वेशन होता है ना एससी एसटी के लिए सब, ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? 335 में। नौकरियों का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ है। इससे पहले वाले सीट्स के लिए थे, इन हाउसेस, यहाँ है नौकरी वाली बात। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 338। इसमें क्या है? इसमें है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एससीज के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाना चाहिए, ये बात आर्टिकल नंबर 338 में कही गई है। अब 338 में ए और बी भी हैं। 338 ए क्या कहता है? ये कहता है जो एसटीज हैं उनके लिए कमीशन बनाना चाहिए। 330 बी क्या कहता है? ये कहता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाना चाहिए। तो नेशनल कमीशन से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं। 338 है एससी के लिए, 338 ए है एसटी के लिए, 338 बी है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब बस 3 आर्टिकल और रहते हैं इसके अंदर, वो है आर्टिकल नंबर 341। इसका टाइटल है शेड्यूल कास्ट, यानी कि कुछ कास्ट को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी है। प्लस पार्लियामेंट इनमें विद टाइम कोई कास्ट ऐड या डिलीट भी कर सकता है, ये भी इसके अंदर मेंशन है। शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में मेंशन है? 341 में। आर्टिकल 342 इसमें क्या है? इसमें शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटीज यानी कि। और लास्ट है आर्टिकल 342 ए। इसके अंदर क्या मेंशन है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इसके अंदर मेंशन है। ये पार्ट हुआ हमारा समाप्त। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 17 पूरा लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो इसमें आर्टिकल्स भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड होंगे, तो हम वो देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 343। इसका टाइटल है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। पूरी बात को याद रखना है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी यूनियन की? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी हिंदी। दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई है कि जो न्यूमरल्स होंगे ना वो हिंदी न्यूमरल्स नहीं होंगे, यानी कि हिंदी में जैसे लिखते हैं ना हम 1 2 3 वैसे नहीं लिखा जाएगा। जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स हैं वो होगा हमारा ऑफिशियल।
यानी कि 1 2 3 ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक तीसरी बात इसके अंदर और लिखी गई है कि अभी 15 साल तक, ये कब कह रहा हूँ, कमेंसमेंट के टाइम पे, यानी कि 1950, ये कहते हैं 1950 से लेकर 1965 इन 15 साल के लिए इंग्लिश को भी साइड बाय साइड कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि एकदम से हम वर्किंग लैंग्वेज को बदल नहीं सकते, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो तब 15 साल के लिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसको डिस्करेज करके खत्म कर दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 1965 के बाद आज तक ये चलती आ रही है हमारे ऑफिशियल वर्क के अंदर। इसके बाद एक चीज और मैं और ऐड करना चाहूंगा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी हमने, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं करी है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे बहुत डिबेट हुई थी कि एक नेशनल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए, पर हम किसी एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच नहीं पाए। कोई कहता था इसे बनाओ, कोई कहता था इसे, तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे ही नहीं, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई सिर्फ। ठीक है, तो आर्टिकल 343 था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आर्टिकल है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, यानी कि स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है। ये बात इसमें कही गई है, स्टेट अपने लिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, एक या एक से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी बना सकता है कोई स्टेट। तो पहले 343 में थे यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात, 45 में स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 348। इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट्स एंड इन द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा। ये कहता है जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और एक्ट्स और बिल, इनमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, यानी कि हमारे कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, जो बिल्स आएंगे उनमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, एक्ट्स में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। तो ये कहते हैं इनमें अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश इस्तेमाल की जाएगी। अब लास्ट आर्टिकल है लैंग्वेज से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 351। ये क्या है, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड को प्रमोट करने के लिए है आर्टिकल के, इसे प्रमोट करा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 18। ये है इमरजेंसी से रिलेटेड, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसके अंदर। तो इससे पहले मैं बता दूं कि टोटल 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी, पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी प्रेसिडेंट रूल, तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब कुछ लोग प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ऑल्दो एप्रोप्रिएट टर्म तो प्रेसिडेंट रूल ही है, तो इसे आप प्रेसिडेंट रूल ही याद रखिए, वरना स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो हम इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 352 यानी कि 352 रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से, 356 रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल से जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, आर्टिकल 360 रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। इनको याद करना बहुत ईजी है, दोनों के अंदर प्लस ऐड कर, 4 प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। 352 में 4 ऐड करेंगे 56 आ गया, 56 में 4 ऐड करेंगे 60 आ गया। इन तीनों आर्टिकल्स को याद रखना बड़ा ईजी है। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 20 पे। पार्ट नंबर 20 का क्या नाम है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। 368 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। इसमें क्या मेंशन्ड है, इसमें ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ये प्रोविजन इसके अंदर है। और साथ में मैंने पहले भी बताया था बिल्स के टाइम पे, पिछली वीडियो में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी इसी के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 21 में क्या है, इसमें है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, तो इसमें 2 आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 370 यानी कि 370। इसमें क्या है, इसमें जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उससे रिलेटेड जो टेम्पररी प्रोविजंस है ना, वो इसके अंदर गिवन है। इसमें से जब पहले कुछ मुद्दा उठाता है ये, इसमें से सिर्फ कुछ चीजें डिलीट करी गई थी, पूरा आर्टिकल डिलीट नहीं किया था। आज भी ये आर्टिकल है, इसमें सिर्फ कुछ चीजें हटाई गई हैं। तो 370 रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 371 से लेकर आर्टिकल नंबर 371J। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनके अंदर क्या है, 371 से लेकर 371J में इनके अंदर ना स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स को लेकर। जैसे कि 371 में किसी स्टेट के लिए रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है, 371A में किसी स्टेट के लिए है, 371B में किसी स्टेट के लिए है, ऐसे J तक हैं। ये टोटल 12 स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस गिवन है। तो वो सारे स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो 371 के अंदर हैं। अब लास्ट पार्ट और हमारे लास्ट के 2 आर्टिकल। लास्ट पार्ट है हमारा
पार्ट नंबर 22। इसके अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल नंबर 393, इसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल, यही इसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है, एग्जैक्ट मैं लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। बस यही इतनी छोटी सी बात कही गई है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 393 में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसका नाम ये आर्टिकल देता है। लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 394, इसका टाइटल है कमेंसमेंट। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें यह बात कही गई है कि जो हमारा पूरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा तो एनफोर्स किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया जाएगा, पर कुछ आर्टिकल्स जिस दिन ये बन के रेडी होगा ना, उसी दिन एनफोर्स कर दिए जाएंगे। वो आर्टिकल थे आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और ये खुद भी, यानी कि 394। ये आर्टिकल्स जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होगा उसी दिन एनफोर्स कर दिए जाएंगे, पर बाकी सब आर्टिकल्स जो है वो 26 जनवरी 1950 यानी कि कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही एनफोर्स किए जाएंगे। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे। इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हुए अपना आज का टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने से पहले कुछ मिनट हम फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको हेडिंग दिख रही होगी हिस्ट्री, और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है 1215 में। तब क्या हुआ था एग्जैक्टली वो जानते हैं। ये इंसिडेंट है इंग्लैंड का, और तब जो इंग्लैंड के राजा उस समय थे उनका नाम था किंग जॉन। तो अब उस टाइम क्या था कि किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी और लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होते थे। लोगों का पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम तो होती है, और यही हुआ। लोगों का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो लोगों ने राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको हमें कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। तो किंग और लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि ठीक है, हम आपको कुछ राइट्स देंगे। और ये जो अग्रीमेंट हुआ, इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। और ये अग्रीमेंट किस दिन हुआ था, यानी कि तारीख क्या थी उस टाइम, 15 जून 1215। इस तारीख को ये अग्रीमेंट हुआ था किंग जॉन और लोगों के बीच में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। बट इसमें भी प्रॉब्लम थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये जो राइट्स मिले थे लोगों को ये बड़े बेसिक से राइट थे और कंडीशनल राइट्स थे। कंडीशनल से मेरा मतलब ये है कि कुछ राइट्स सिर्फ मेंस को अवेलेबल थे या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अवेलेबल थे, यानी कि अभी भी हमें बहुत आगे जाना था। अब नेक्स्ट जो माइलस्टोन आया वो आया 4 जुलाई को। कब, 1776 में। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ था और फिर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इनिशियली क्या था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। यानी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनका बनके तैयार हुआ था तो फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। पर धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ तो मिसिंग है, और वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने अमेंडमेंट्स करके लेटर ऑन इसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए। तो इस प्रकार यूएसए पहला देश बना जिसने अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए। और फिर स्लोली हम जानती हैं फिर पूरी दुनिया ने ही दे दिए हैं ऑलमोस्ट अब तो ये तो थी हिस्ट्री। 2 मेन इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे पॉइंट्स थे इसमें कि मैग्ना कार्टा क्या है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है फंडामेंटल राइट्स की। ये इंग्लैंड की बात है। फिर मेजर स्टेप जो लिया गया वो था यूएसए के द्वारा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमारा मेन टॉपिक है। अब फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है इसके बारे में आप ये जान लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स की बात करते हैं
तो सारे आर्टिकल्स एक तरफ और फंडामेंटल राइट्स के ये 12 से 35 तक जो मुट्ठी भर आर्टिकल्स हैं, इसमें से उतने ही क्वेश्चन बनेंगे जितने बाकी सारे आर्टिकल से मिला के बनेंगे। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, माने कि पार्ट है। अब देखिए फंडामेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर ना टोटल 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल्स हैं। अब हमने ना इन आर्टिकल्स को ना पार्ट्स में बांट रखा है। जैसे कि हम अपनी बुक के अंदर चैप्टर्स को यूनिट्स में बांट देते हैं ना, जैसे कि सपोज आपके पास 20 चैप्टर हैं, तो आप उनको यूनिट्स में बांट देते हैं। जैसे हमने 5 यूनिट्स में बांट दिए, यानी कि हर यूनिट के अंदर हमने 4-4 चैप्टर बांट दिए। जैसे यूनिट 1 में चैप्टर 1 to 4, यूनिट 2 में चैप्टर 5 to 8। इसी प्रकार हमने आर्टिकल्स को भी ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स में बांट रखा है। जैसे कि शुरू के जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने 4 आर्टिकल डाले हैं, आर्टिकल 1 to 4। सेकेंड पार्ट के हमने अंदर आर्टिकल डाले हैं 5 to 11। पार्ट 3 के अंदर डाले हैं हमने आर्टिकल 12 to 35। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे पार्ट 3 में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं। अभी मैं बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उनके बारे में बात करूंगा कुछ देर, और फिर उसके बाद हम एक एक आर्टिकल को इन डिटेल भी देखेंगे। तो जो बेसिक इन फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है जिनके ऊपर क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हमने ये जानी कि ये पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी बात, ये आर्टिकल 12 to 35 में है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो वो पार्ट 3 है। अब इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं वो आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मैग्ना कार्टा ही उस अग्रीमेंट का नाम था जो पहला अग्रीमेंट था राइट से रिलेटेड, इसलिए हम इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब ओरिजिनली यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 1950 में, तब हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। बट आज की डेट में आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है। कौन सा राइट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था इंडिया में, बट अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अब इधर से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इधर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, या ठीक है अब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अब कैसा राइट है ये, अब ये एक लीगल राइट है। ठीक है, पहले कौन से आर्टिकल में था फिर ये, पहले था ये आर्टिकल 31 और 19(1)(f), यानी कि 2 आर्टिकल्स में इसके बारे में बात की गई थी। अब उधर से इसे हटा दिया गया है, अब इन आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं है। अब इसे कहाँ डाल दिया गया है, अब इसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में। अब 300A ये तो डेफिनेटली पार्ट 3 में नहीं आता होगा, अब ये कौन से पार्ट में आता है, ये है पार्ट 12 में। तो यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट अब एक लीगल राइट है। पहले ये आर्टिकल 31 और 19(1)(f) में था, अब इसको डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में। और ये आर्टिकल 300A कौन से पार्ट में है, ये है पार्ट 12 में। एक और चीज़, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे हम, जब हम इन्हें डिटेल में करेंगे। अभी आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आया तो इस पर हम दोबारा आएंगे। तो अब देख लेते हैं, मैंने कहा था कि हमारे पहले 7 थे फंडामेंटल राइट्स, पर अब 6 थे, 6 रह गए हैं। तो ये 6 कौन कौन से राइट्स हैं, ये हैं हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 6 फंडामेंटल राइट जो है हमारे पास गिवन है, उनको मैंने लिख रखा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। और ये इनके साथ में मैंने आगे ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि कौन से कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है। ये ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है। आपको ऑप्शन दे देंगे, राइट टू इक्वालिटी प्रेजेंट है आर्टिकल 4 to 8 में, 10 to 12 में, 13 to 14 में, या फिर 14 से 18। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 14 to 18 में प्रेजेंट है राइट टू इक्वालिटी। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी है 14 to 18 में, यानी कि इन 5 आर्टिकल्स में राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है। फिर है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 नंबर आर्टिकल में डिस्कस्ड हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 और 30 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 में। तो ये हो गई बेसिक बातें, फैक्ट्स हो गए। ज़्यादातर सवाल वैसे आपके यहीं से बन जाएंगे। अब बाकी हम इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं।
अब ये देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था, फंडामेंटल राइट जो है हमारे, ये आर्टिकल 12 से 35 तक प्रेजेंट है। और जब मैंने यहाँ बात करी कि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 है, अब आप देख रहे हैं 12 और 13 की तो मैंने बात ही नहीं करी, पर मैंने कहा था कि 12 और 13 फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो ऐसा है, 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही आप देखेंगे इसके अंदर मैंने आर्टिकल 31 भी कहीं मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31 तो हट चुका है। वैसे पूरी तरह नहीं हटा है, कुछ हिस्सा हटा है। और फिर इसके बाद आर्टिकल 32 पे हम खत्म करें, आगे कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस नहीं करें क्योंकि उनमें फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनमें उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं पार्ट 3 के। जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की अब देखिए मैंने किस फॉर्मेट में लिखा है इसे, मेरा कैसे प्रेजेंटेशन है, ये है, मैं अपना आर्टिकल नंबर लिखूंगा और उसका टाइटल लिखूंगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पर देखेंगे तो आर्टिकल 12 का टाइटल उसमें दिया हुआ है डेफिनेशन, आर्टिकल 13 का टाइटल ये दिया हुआ है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ आर्टिकल नंबर और टाइटल लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको खुद बताऊंगा अपने वर्ड्स में, आसान शब्दों में। आर्टिकल 12 का टाइटल है डेफिनेशन। किस चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है? इसमें दी हुई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट का मतलब हमारे यूपी राजस्थान वाला स्टेट नहीं है। इसका स्टेट का मतलब है, इन्होंने डेफिनेशन दी है इसके, हम आने वाले आर्टिकल में जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे हमारा स्टेट से क्या मतलब होगा। तो ये कहते हैं स्टेट का मतलब हमारे लिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या फिर कोई भी लोकल या अदर अथॉरिटी जो इंडिया की टेरिटरी में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। यानी कि मान लीजिए एक तरीके से पूरी सरकार जो है ना, उसे हम स्टेट कह रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 12 में हमने डेफिनेशन दी है स्टेट की, और स्टेट का मतलब हमारे लिए है सरकार। अब आप सोच रहे हैं सरकार की डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में क्यों दी गई है? क्या मतलब यहाँ सरकार का? मतलब ये है, इसका मतलब है, और ये क्यों है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, दीज आर इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स करा सकते हैं, आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। मतलब अगर कोई दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है तो उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का केस नहीं बनता है यहाँ पे। बट अगर सरकार आपके साथ कुछ कर रही है, भेदभाव या कुछ प्रॉब्लम, तब आप कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल के, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यानी कि दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का केस नहीं बनता, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बट अगर सरकार आपके साथ कुछ कर रही है, वो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि हाँ भैया मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है। अब आर्टिकल 13 क्या है? ये टाइटल क्या देता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये आसान शब्दों में यहाँ ये कहता है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून या लॉ नहीं बना सकती है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 12 और 13 की बात। आर्टिकल 12 और 13 मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आगे बात करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा पहला फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाता है, राइट टू इक्वालिटी। ये देखिए मैंने इसमें दिया हुई थी आपको लिस्ट 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स की। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा प्रेजेंट था आर्टिकल 14 से 18 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 का टाइटल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब मैं आपको इसके अंदर जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, एज इट इज़ पढ़ के बताता हूँ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये बात करता है, आसान भाषा में ये कहना चाहता है कि हम ना किसी की पोजीशन या स्टेटस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जो कानून बनेगा सबके लिए बराबर होगा। अगर कोई पुलिस वाला है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपसे सिंपल ये क्वेश्चन आएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। तो बेसिकली आपको ये टाइटल्स याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट टाइटल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कौन सा आर्टिकल है। जैसे कि पिछले अभी कुछ समय एग्जाम में आया था, आर्टिकल 17 के बारे में पूछा था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है? तो आर्टिकल 17 में प्रेजेंट है। अब हम अगला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं अपने, आर्टिकल नंबर 15। इसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये क्या कहता है कि आप ना इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी कि वो कौन से रिलीजन का है,
कौन से रेस से है, कौन सी कास्ट से है, क्या सेक्स है उसका, यानी कि मेल है या फीमेल है, कहाँ पैदा हुआ है, इस बेसिस पे आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ये चीज़ मिलेगी, ये प्रिविलेज मिलेगी, कोई राजपूत है, कोई जाट है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। सब लोग बराबर हैं, इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब आप ध्यान से पढ़िए, इसने ये नहीं लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें ये लिखा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, यानी कि सिर्फ इन 5 बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको ओलंपिक के लिए टीम बनानी है, तो फिर तो लोग कहेंगे भाई, फिर तो आप यही देखेंगे ना, जो ज़्यादा जिसके अंदर एबिलिटी है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, वहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं, पर इन 5 बेसिस पे नहीं कर सकते बस। तो ये कहता है, और ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी हमारी ये जो नौकरियां निकलती हैं इनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आप कहते हैं कि फिर रिजर्वेशन भी है, तो इसके अंदर अलग से मेंशन, इस आर्टिकल में साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि रिजर्वेशन भी दिया जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अब आर्टिकल नंबर 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको टोटली अबॉलिश किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये क्या कहता है, यानी कि सरकार आपको ना कोई ऐसा टाइटल नहीं दे सकती जो आपने कमाया ना हो। सरकार आपको सिर्फ वो टाइटल दे सकती है जो आपने खुद कमाया हो। इसके अंदर 2 टाइप के टाइटल्स आते हैं, मिलिट्री टाइटल्स एंड अकेडमिक टाइटल्स। जैसे कि अकेडमिक टाइटल हुआ डॉक्टर, यानी कि आप डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं, बाकी और कोई टाइटल नहीं लगा। जैसे लोग एंसेस्ट्रल टाइटल्स लगाते थे, राजा, महाराजा, नवाब, ऐसे टाइटल्स आप नहीं लगा सकते, यानी कि जो आपने अर्न नहीं करे हैं ना, उन टाइटल्स को आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में जो 5 आर्टिकल्स थे उसके बारे में बात। अब नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम। इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 देखते हैं हम। आर्टिकल 19 की हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। अब देखिए ये शॉर्ट में लिख रखा है, इसके अंदर क्या है, ये आर्टिकल ना हमें टोटल 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। अब ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो आपको बोल के बता देता हूँ, आप एक बार थोड़ा गूगल करके तसल्ली से पढ़ भी लीजिएगा, इसे क्या क्या है नहीं याद कर लीजिएगा। तो हमें ये जो आर्टिकल है हमें 6 फ्रीडम्स देता है। क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये टोटल 6 फ्रीडम्स देता है। वैसे इनिशियली जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे पास 7 फ्रीडम्स थे इस आर्टिकल के अंदर, पर एक फ्रीडम को हटा दिया गया है, वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा तो उसका फ्रीडम का भी क्या ही मतलब है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ इन एक 6 के 6 फ्रीडम के बारे में थोड़ा थोड़ा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं कुछ बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप लोग असेंबल हो सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, वो कोई लीगल काम नहीं है, कर सकते हैं आप। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप देश में कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यूपी भी जा सकते हैं, कश्मीर भी जा सकते हैं, कश्मीर में रहते हैं तो कन्याकुमारी आ सकते हैं, यानी कि देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, यानी कि आप देश में कहीं भी प्लॉट लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ हम प्लॉट नहीं खरीद सकते। हाँ, वो कुछ चीज़ें तो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे नहीं खरीद सकते, उसके अपने रीजंस हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन डालने के। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 19 की बात। अब ये जो मैंने 6 के 6 फ्रीडम बनाए हैं, आपको ये 6 के 6 फ्रीडम याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 20 पे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, ये आपको ना आर्बिटरी और एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाता है। यानी कि आपने जितना जुर्म किया है ना उतनी ही सज़ा मिलेगी आपको। ये नहीं कि आपने गलती छोटी सी करी है और आपको सज़ा बहुत बड़ी दे दी। जैसे पुराने ज़माने में होता था, राजा के मूड के ऊपर डिपेंड होता था। राजा उस टाइम गुस्से में, तो उन्होंने कह दिया एक काम करो भाई, इसकी ना दोनों आंखें निकलवा दो और सारी उंगलियां काट दो और उल्टा टांग दो पूरे दिन के लिए। और हुआ क्या हुआ, चोरी उसने जरा सी करी होगी 10 रुपये की। तो ये जो होता था ना, इसी सिचुएशन से बचाने के लिए हमने ये आर्टिकल बनाया है। ये आपको आर्बिटरी और एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाएगा। यानी कि जितनी आपने सजा की है, गलती की है, उतनी ही आपको सजा दी जाएगी, ना उससे कम ना ज़्यादा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपकी कोई पर्सनल लिबर्टी या लाइफ आपसे छीन नहीं सकता है। ऐसा नहीं है आपको जेल में नहीं डाला जा सकता है, जैसे पर्सनल लिबर्टी छीनी छीनी गई आपकी जेल में डालने से, ऐसा नहीं आपको जेल में, ये नहीं कह रहा कि आपके जेल में नहीं डाल सकते, आपको जेल में डाल सकते हैं, बट उसके लिए जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू फॉलो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आप कानूनी तरीके से डाल रहे हैं तो डाल दीजिए। तो बेसिकली आपकी ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल का पार्ट है, तो वो इसी का है, आपकी पर्सनल लिबर्टी का ही तो मैटर है वो। तो इसका टाइटल अक्सर पूछा जाता था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है ये। अब है आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एजुकेशन। ये क्या कहता है कि जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सरकार, ये इस बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 22 पे बढ़ने से पहले मैं आर्टिकल 20 और 21 के बारे में एक बात बताना चाहूँगा आपको। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है, आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 359। ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ना ये पावर है कि इमरजेंसी की ड्यूरेशन में ना वो आपके ना ये राइट सस्पेंड कर सकता है कि आप फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। बहुत खतरनाक बात है ये, और इस बात से हमें नुकसान हुआ भी था जब एक इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तब इस चीज़ का मिसयूज़ भी किया गया था। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप उस समय नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आप आपके फंडामेंटल सारे आर्टिकल्स के साथ फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं, और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो इस जो ये गलती हमसे हुई थी इनिशियली, इस गलती को फिर हमने ठीक किया 1978 में। 1978 में हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। इवन नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में भी इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, वरना जो पावर में होगा वो इनसे बहुत बुरी तरह मिसयूज़ कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है इतिहास में, इसीलिए हमने ये अमेंडमेंट किया। तो ये क्या था इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब विद टाइम हमें लगता है इसमें कुछ चीज़ें जोड़ने की या हटाने की ज़रूरत है, तो हम उसको चेंज करते हैं। जो ये चेंज होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब पहली बार जब हमने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, और ये 1978 में हुआ था। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि आर्टिकल 20 और 21 को आप कभी सस्पेंड नहीं कर सकते, इमरजेंसी सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं कर सकते। और ये सस्पेंड करने की पावर कौन दे रहा था, आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को। तो उसको हमने अमेंड कर दिया कि 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते, बाकी सारे आर्टिकल्स को सस्पेंड कर सकते हैं आप। अब आते हैं आर्टिकल 22 पर, अपने लास्ट आर्टिकल राइट टू फ्रीडम का। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये क्या कह रहा है, अब ये नहीं कह रहा है कि आपको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है आपको अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है, पर कब किया जा सकता है, इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानूनी तरीके से करिए कर सकते हैं, वैसे गैर कानूनी तरीके से कुछ, मतलब आपको जो प्रोसीजर है ना वो पूरा फॉलो करना होगा किसी को अरेस्ट करने से पहले। ये नहीं कि मन किया इसको आज अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, ऐसा नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड योर फ्रीडम, इसीलिए इसको डाला गया राइट टू फ्रीडम में। अब हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये किस चीज़ को रोकता है, ये जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमंस की, जैसे पुराने ज़माने में होता था, लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता था, और या फिर फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन उनसे मजदूरी कराई जाती थी, उनको गुलाम बना के रखा जाता था। ऐसा अब नहीं हो सकता है, आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स में, और उनको ज़बरदस्ती गुलाम नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 23 कहता है। अब है नेक्स्ट आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। ये क्या कहता है, ये बात करता है कि आप बच्चों को ना फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अब मैं पूरी बात करता हूँ, एक्सेट्रा क्या है ये भी बताता हूँ, और चिल्ड्रन चाइल्ड किसको मान रहे हैं ये बताता हूँ। तो ये चाइल्ड मान रहे हैं 14 साल से छोटे बच्चे को, या 14 साल तक के बच्चे को।
यानी कि 14 साल से नीचे वाले बच्चे को ये चाइल्ड मान रहे हैं, कोई 16 साल का तो उनके लिए चाइल्ड नहीं है, ये आर्टिकल उसके लिए नहीं है। 14 साल से नीचे के बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ये कहते हैं 14 साल से नीचे के बच्चे को आप कहाँ-कहाँ नहीं एम्प्लॉय करा सकते। तो इन्होंने 3 चीज़ें लिखी हैं। पहला है फैक्ट्री, यानी कि आप बच्चे को फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। दूसरा, माइन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और तीसरे में एक टर्म लिख दिया है, एनी हज़ार्डस प्लेस, यानी कि किसी हज़ार्डस जगह पे आप उसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते बच्चे को। तो इन्होंने 3 चीज़ें लिखी हैं कि 14 साल से नीचे के बच्चे को आप किसी फैक्ट्री, माइन या किसी हज़ार्डस जगह पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप सोचेंगे मतलब कुछ तो जगह होंगी जहाँ पे हम 14 साल से नीचे के बच्चे को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ऐसी जगह है, जो उनके लिए सेफ़ हैं, जहाँ उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ बच्चे को एम्प्लॉय किया जा सकता है। वो भी, पर उसके लिए भी कंडीशन है, वो स्कूल आवर्स के बाद होना चाहिए। यानी कि यू कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड एट अ सेफ प्लेस ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हैं। सपोज़ किसी के पापा सब्जी बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता, वो हेल्प कर सकता है। अगर 13 साल का है, मतलब 14 साल से नीचे का ही है, 13 साल का है, वो कर सकता है उनकी हेल्प, पर कब? आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल्स के बाद। यानी कि उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए और उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उस वर्क प्लेस में। तो ये बात है इसमें। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी हमारे रिलीजन से रिलेटेड जो फ्रीडम्स दिए गए हैं उनकी बात इसमें है। तो इसमें पहला आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब ऐसा है, देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। अगर आपको आप इसमें अपनी सहूलियत के लिए बीच में वीडियो को पॉज करके आर्टिकल का टाइटल पढ़िए, फिर मेरी वीडियो देखें, तो शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अब मैं आपको ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारे टाइटल में दिए गए हैं। पहली बात क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सॉरी कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्शियंस से क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप जैसे आप चाहें वैसे अपने गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मूर्ति पूजन करना है, कर सकते हैं। मंदिर जाना है, जा सकते हैं। मंदिर नहीं जाना, मत जाइए। 4 बार नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। 4 बार नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते हैं, मत पढ़िए। यानी कि आप जैसे चाहें वैसे अपने गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई इंसान आपको ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा करिए, ऐसे ही कनेक्ट होना है गॉड से, मतलब मंदिर जाइए ही जाइए, नमाज़ पढ़िए ही पढ़िए, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरा क्या कहता है? फ्री प्रोफेशन, यानी कि आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला कि इस धर्म को अपनाएंगे या उस धर्म को, और अगर चाहते हैं कोई भी धर्म ना अपनाएं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तीसरा टर्म है फ्री प्रैक्टिस, यानी कि आप अपनी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको पीसफुल तरीके से फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। वायलेंट तरीके होंगे तो डेफिनेटली आपको रोका जाएगा। फिर फ्री प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। अब अगेन ये भी आपको पीसफुली ही करना है, यानी और फोर्सफुली नहीं करना है। अब मतलब आप किसी को अपने रिलीजन की एडवांटेजेस गिना के उसको इन्फ्लुएंस करके करा सकते हैं उसका, मतलब उसको धर्म बदलवा सकते हैं उसका, बट फोर्सफुली नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखिए आर्टिकल 25 और 26 ना, इनके अंदर एक कनेक्शन है। वो क्या है? जो आर्टिकल 25 है ना, ये किसी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम्स की बात करता है कि आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उसको उसका प्रचार कर सकते हैं। और जो ये आर्टिकल 26 है ना, ये किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रिलीजियस फ्रीडम्स की बात करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए या फिर डिनोमिनेशन कह लीजिए, ये उनके पास क्या क्या रिलीजियस फ्रीडम्स हैं उनकी बात करता है। तो आर्टिकल का टाइटल क्या था इसका? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, उसे चला सकता है, इस टाइप की बातें इसमें है। यानी कि 25 में किसी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम्स की बात की गई, रिलीजियस राइट्स की बात की गई है। और आर्टिकल 26 में किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो रिलीजियस राइट्स हैं उनकी बात की गई है। अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 27 और 28 पे। आर्टिकल 27 का टाइटल है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब ये कहता है कि आप किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि इस धर्म के प्रचार के लिए आप पैसे दो। वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, पर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको कहें कि भैया हम उधर मंदिर बना रहे हैं और आपको सबको देने ही देने हैं 5,000 रुपये। ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ कोई। हाँ, आपकी श्रद्धा है, आप अपने मन से चाहे आप 5 करोड़ दीजिए, पर फोर्स नहीं किया जाएगा आपको कोई।
अब आप कहेंगे हमने तो देखा है कुछ मंदिरों में फीस लगती है छोटी सी, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, तो ऐसा है उस चीज़ को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, वो ले सकते हैं, एक नॉमिनल सा फी चार्ज कर सकता है इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली रन करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है 28, उसका हेडिंग है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इस मुश्किल सी भाषा को मैं डिकोड करके बताता हूँ आपको क्या कहना चाहता है। ये बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स में ना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कुछ में नहीं दी जाती हैं, और कुछ में क्या होता है उनको अटेंड करना कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं करना होता। यही चीज़ इसके अंदर समझाई गई है कि आपके पास ना कुछ स्कूलों के अंदर ये फ्रीडम है कि आप वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कुछ में नहीं दे सकते। कुछ में आपके पास फ्रीडम है कि आपकी मर्ज़ी है, आप अटेंड करना चाहते हैं तो करिए, आपको नहीं मन है तो आप मत करिए। तो इन्होंने 3 कैटेगरी के स्कूल बना दिए। एक ऐसा स्कूल जो पूरी तरह स्टेट फंड से चल रहा है, यानी कि पूरा उसका सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। तो अटेंडेंस की तो बात ही नहीं हुई कि कौन अटेंड करनी है या नहीं करनी। तो पहला टाइप का स्कूल है जो पूरी तरह सरकार मैनेज कर रही है, उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते। अब दूसरे टाइप का स्कूल है जो चल तो किसी ट्रस्ट के पैसे से रहा है, बट उसको एडमिनिस्टर सरकार कर रही है, यानी कि स्टेट कर रहा है। तो ऐसे स्कूल के अंदर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट वो स्टूडेंट की मर्जी है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये हो गए 2 टाइप के स्कूल। एक तीसरा टाइप का स्कूल है जो सिर्फ एफिलिएटेड है सरकार से, जो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे सीबीएसई से उन्होंने रिकॉग्निशन ले लिया, बाकी थोड़ी बहुत एड ले रहा है सरकार से, बाकी सरकार का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ना, यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना। यहाँ पे आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि आप चाहें तो अटेंड करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। तो आपके पास 3 टाइप के स्कूल हैं। तो इसमें यही बात करी गई है कि कौन से स्कूल में दी जा सकती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कौन से में नहीं दी जा सकती, और कौन से में आपके लिए कंपलसरी अटेंड करना बच्चे के लिए और कौन से में कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, 5th फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे। इसमें भी 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 की हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि जैसे कि इनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये बात आर्टिकल 29 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये मतलब ये आर्टिकल माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट फंडामेंटल राइट पर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये गिवन है आर्टिकल 32 में। इसका टाइटल है रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ये कहता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये गारंटेड राइट्स हैं और आपके गारंटर हैं कोर्ट्स। कोई भी दिक्कत होती है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कोर्ट में आइए, हम करेंगे समाधान। ठीक है, तो ये यही कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कि अगर आपका वायलेट होता है तो यू कैन कम टू द कोर्ट, आपका कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। अब देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये। अगर ये फंडामेंटल राइट हमारे पास होता नहीं था तो और कोई फंडामेंटल राइट किसी काम का ही नहीं होता। आप दे दीजिए राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कह दीजिए, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस को अबॉलिश करना है कह दीजिए, बट गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी दे रहा है ये आर्टिकल। यही आर्टिकल बाकी आर्टिकल को जान दे रहा है, यानी कि ये आर्टिकल नहीं होता तो बाकी आर्टिकल्स किसी काम के ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है ये हमारा। तो इसी वजह से जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने क्या कहा आर्टिकल 32 के लिए कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ उनके मैं आपको। आर्टिकल 32 इज़ वेरी हर्ट इन वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ किताबों में सिंपली ये लिखा होता है आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सोल क्यों है ये भी आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल होता ही नहीं तो बाकी आर्टिकल्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपने कह तो दिया, पर गारंटी कौन दे रहा है कि आपको ऐसा होगा? ये आर्टिकल दे रहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं।
अब ये जो मैंने आपको बात कही है कि बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा था सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे सिमिलर सा क्वेश्चन और बनता है, किसी ने अगर पढ़ा हो तो उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक और बड़ी पर्सनालिटी है, उनका नाम है ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, जो हमारा प्रियम्बल है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक। जिन्होंने आखिरी तक देखा उनको थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से पहले मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं बाकी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर चुका हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। बस ये लास्ट वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड, इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में गिवन है, और ये आर्टिकल 51A कौन से पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट 4A में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही हुई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल और कौन से पार्ट में है। तो ये आर्टिकल 51A में है और पार्ट है ये 4A। अब इससे आगे बाकी बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एग्जैक्टली है क्या मतलब क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटी का। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने एक लाइन लिखी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर रिमाइंडर्स टू द सिटीजन ऑफ देयर ड्यूटी टूवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन। तो बेसिकली ये रिमाइंडर्स हैं सिटीजन्स को ये रिमाइंड कराने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही आपके पास, बट उसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिन्हें आपको करना है। यानी कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं बट आपको कुछ ड्यूटीज़ भी पूरी करनी है, वो तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओनली फॉर सिटीजन्स, यानी कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। यानी कि फॉरेनर्स के लिए नहीं है, या जो भी नॉन सिटीजन की कैटेगरी में लोग आते हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए होंगी। फिर नॉन जस्टिसेबल, यानी कि इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकता स्टेट। सपोज आप कोई फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करते तो स्टेट आपके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता कि जज साहब इनको ये करने के लिए कहिए। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती। तो पहली बात तो ये हुई, ये क्या है? रिमाइंडर्स हैं। दूसरा सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। तीसरा नॉन जस्टिसेबल है, इसमें कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तो अब आप ये सोच रहे हो कि मतलब हम करें या ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फंडामेंटल ड्यूटी पूरी करें या ना करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो जा नहीं सकते, हमारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन तो हो नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ केसेस हैं जहां लीगल एक्शन हो सकता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नो फंडामेंटल ड्यूटीज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1950 में तैयार हुआ था, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। उसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो, फंडामेंटल राइट शुरू से ही थे पर फंडामेंटल ड्यूटी शुरू से नहीं थी। ये बाद में डाली गई थी। ये कब डाली गई थी? 1976 में। अभी देखिए करंटली हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पर ये 11 एक साथ नहीं डाली गई थी, पहले 10 डाली गई थी, फिर कुछ सालों बाद एक और डाली गई थी, तो ऐसे टोटल 11 हो गई। तो पहले कब डाली गई थी? 1976 में डाली थी 42nd अमेंडमेंट से। ये कौन सा टाइम था? जब हमारी थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, उस दौरान ये डाली गई थी। तो उस दौरान एक अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। फिर उसके कई साल बाद 2002 में दोबारा एक अमेंडमेंट हुआ, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। अब ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी, उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें एक नहीं बहुत सारे आर्टिकल्स को छेड़ा गया था। बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए, कुछ चेंज किए गए, यानी कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतने सारे चेंजेस किए गए और इतने सारे आर्टिकल्स जोड़े गए, इसलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
दूसरा, ये जितनी भी ये जो अमेंडमेंट आई है कि कौन सा चेंज करना है, कौन सा ऐड करना है, ये किसके रिकमेंडेशन पे आई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। तो इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी। फिर उसके बाद 2002 में 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। अब देखिए मैंने ना ACEGI ये लिखा हुआ है रेड में और BDFHJK इनको लिखा है मैंने ब्लैक में। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। पहली मतलब A, दूसरी मतलब B, तीसरी मतलब C, ऐसे ही 10वीं मतलब J और 11th मतलब K। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, ABCD करके लिखी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ACEG और I, यानी कि जो ऑड नंबर पे आ रही है 1, 3, 5, 7 और 9, एक्सेप्ट के भी एक ऑड नंबर है 11। ये जो है ACEGI, इनके लिए ना सपोर्टिंग लॉज बनाए गए हैं, यानी कि अगर इनको आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आपको पनिश किया जा सकता है। बट बाकी जो ये नीचे वाली 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको अगर आप नहीं भी करोगे तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। तो पहले हमने बात करी थी ना कि दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, कि इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकता स्टेट इन्फोर्स कराने के लिए। तो आपको लगा था कि हाँ कि कोई बात नहीं, अगर ये तो हमारी मर्जी है, अगर हम करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। बट ऐसा नहीं है। 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिनके खिलाफ, जिनको आप नहीं अगर करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो वो कौन सी हैं? ये ऑड नंबर पे जो आती हैं एक्सेप्ट 11। तो एक दो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहली फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब ये पहली वाली कौन सी है? अब देखिए मैंने जो रेड में लिखी हुई है ना, ये ही वो हैं जिनके लिए कोई सपोर्टिंग लॉ है। यानी कि इस ड्यूटी को अगर आप पूरा नहीं करते हैं या इसको मतलब इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सेकंड वाली है, इसके खिलाफ कोई इसमें कोई, इस केस में कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। ऐसे ही टोटल ये 11 हैं। अब ये एग्जैक्ट लाइन टू लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिए, उतने में काम हो जाएगा।